ना। हाँ जी। आज दोस्तों हम लोग हमारे थर्ड क्लास में हैं, ठीक है ना। आज दोस्तों हम लोग हमारे थर्ड क्लास में हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बात किया था। एक्चुअली पहला 2 क्लास का जर्नी को आइए क्लास के कुछ 5-6 मिनट्स में रिवाइज कर लेते हैं हम और आप, फिर आज का डिस्कशन क्या है प्लान आउट करते हैं, ठीक है ना जी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था हमारे पहले 2 क्लासेस में, हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था नेशनल इनकम के 8 कंसेप्ट्स के साथ। 8 कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम आई हैड इंट्रोड्यूस्ड यू विद। सर जी कौन से 8 कंसेप्ट्स थे, एक बार रिवाइज करवाओगे क्या? ओके जी, रिवाइज करवा देते हैं। उनका डिस्कशन ऐसा था कि हम लोग पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में बांटे थे डियर। डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट से बांटने के बाद हम लोग समझे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिमिलरली नेशनल प्रोडक्ट में बात करने के बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये 4 कंसेप्ट। फिर हम लोगों ने फर्दर देखा था यार कि ये भी एफसी पे भी हो सकता है, मार्केट प्राइस पे भी। सेम विद दिस वन, सेम विद दिस वन एंड सेम विद दिस वन। तो इस तरह से दोस्तों हमारे 8 कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, है ना जी सर। हम लोग को याद होना चाहिए था, हम लोग समझे थे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कि हमारे इंडिया, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री के विद इन जो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है हमारे इंडिया या हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन जो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है वो, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या टू अब्रॉड जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग कहां पहुंचते हैं डियर? तो हम लोग पहुंचते हैं नेशनल प्रोडक्ट पे। डीपी प्लस एनएफआईए करने से हम लोग पहुंचते हैं नेशनल प्रोडक्ट पे। ये था दूसरा चीज जो हम लोग सीखे थे। तीसरा चीज हम लोग सीखे थे, ग्रॉस में से नेट माइनस करो तो डेप, सॉरी ग्रॉस में से डेप माइनस करो तो नेट पे पहुंचते हैं। और फोर्थ, फैक्ट्री प्राइसेस पर जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ते हैं तो हम लोग जी मार्केट प्राइसेस पे पहुंचते हैं। तो लगभग ये 4 बातें हुई थी और ये चारों बातें तो हमने लगभग फर्स्ट क्लास में ही कंप्लीट कर ली थी। इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सेकेंड क्लास में किया था। ओके, हाँ जी सर। सेकेंड क्लास में कुछ नई बातें हम लोग जाने थे, जैसे हम लोगों ने जाना था रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। जो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एक तो होता है कि इस ईयर जितना क्वांटिटी बिका इनटू करंट ईयर जो गुड्स का मार्केट प्राइस है वो करें। अगर करंट ईयर का मार्केट प्राइसेस पे वैल्यू करेंगे गुड्स को तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, या प्यार से हम लोग इसको दूसरे नाम से जानते हैं जीडीपी एट करंट प्राइजेस। जीडीपी एट करंट प्राइजेस। पर मान लीजिए हम लोग को इन्फ्लेशन का इंपैक्ट को कंसीडर करना है, मान लीजिए हम लोग को इन्फ्लेशन का इंपैक्ट को कंसीडर करना है, तो अपने क्या समझे थे कि अगर अपने को इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कंसीडर करना है, इत्मीनान से समझना दोस्तों, जब हम लोग को इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कंसीडर करना है तो अपने लोग समझे थे रियल जीडीपी कैलकुलेट करना। इसमें क्या होता था, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स तो करंट ईयर का यूज होता था। सर फिर से बोलना थोड़ा धीरे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स तो करंट ईयर का ही होता था, पर प्राइसेस दोस्तों हम लोग बेस ईयर का कंसीडर करते थे। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा इसके साथ साथ हम लोग स्टॉक वर्सेस फ्लो कंसेप्ट भी सीखे थे लास्ट क्लास में, मतलब सेकंड क्लास में, जिसमें स्टॉक मतलब समझे थे जिसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट। और फ्लो कंसेप्ट का हम लोग क्या मतलब सीखे थे? फ्लो कंसेप्ट का मतलब हम लोग सीखे थे कि जिसका एक पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन होता है। फ्लो कंसेप्ट मतलब जिसका एक पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन होता है। ये टाइम डायमेंशन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये टाइम डायमेंशन हो सकता है पर मंथ, पर ईयर, जैसे सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट्स, इनका एक टाइम डायमेंशन है दोस्तों। तो ये हमारे फ्लो कंसेप्ट के डिस्कशन के दरमियान शामिल हो गए थे। तो ये हमारा था डिस्कशन ऑन, ये था हमारा कंक्लूजन ऑफ डिस्कशन इन अवर फर्स्ट एंड 2 क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने, तो गाइज अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लास के पहले 5 मिनट के अंदर 4 से 5 मिनट हुए हैं और हम लोगों ने इन 4 से 5 मिनट्स में क्लास शुरू होते ही हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है पहले 2 क्लासेस के कंसेप्ट को। सर ये तो आपने स्लो रिवीजन करवाया, जरा एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए। ओके, पहला क्लास में नेशनल इनकम का 8 मॉडल समझे थे, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी। फिर हम लोग एक और चीज सीखे थे, सर आपने हमें यह भी सिखाया था कि अगर एग्जाम में आ गया कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो तो याद रखना 8 का 8 नेशनल इनकम है, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो है
हम लोग जो है एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं जी? हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है वो गाइज एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं सर? बाय डिफॉल्ट हम लोग जो है गाइज एनएनपी एट एफसी को कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ बातें थी, ये कुछ बातें थी, which we have, covered in our last class and got to know, which we have covered in our last class and we got to know about them। ठीक है ना जी? हाँ जी सर, एक सेकेंड गाइस। हाँ जी, जस्ट अ मोमेंट। सही है। तो दोस्तों ये था हमारा अलग अलग कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग समझे थे ऑब्वियसली कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए जो होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए जो होता है वो हमारा होता है नेशनल प्रोडक्ट। ये बात हम लोग समझे थे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए जो होता है ये हमारा होता है नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग समझे थे कि कोई भी चीज ग्रॉस पे है, हम लोग उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो वो नेट हो जाता है। फिर फैक्ट्री प्राइस पर है कोई भी चीज, हम लोग उस पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर जोड़े, कोई भी चीज अगर फैक्ट्री प्राइसेस पर है और हम लोग अगर उस पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़े तो हम लोग कहां पहुंच जाते हैं जी? हम लोग मार्केट प्राइसेस पे पहुंच जाते हैं। तो हम लोग मार्केट प्राइसेस पर पहुंच जाते हैं। ये था। फिर रियल और नॉमिनल का कंसेप्ट रिवाइज किए। नॉमिनल मतलब जब हम लोग करंट ईयर का प्राइसेस को यूज करके, करंट ईयर का मार्केट प्राइसेस को यूज करके जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस। और जब हम लोग बेस ईयर का प्राइसेस को कंसीडर करके जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये था गाइज समरी ऑफ द फर्स्ट टू क्लासेस। इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? यो और नो गाइज? कम ऑन यार। युग स्टॉक और फ्लो के बीच में मल्टीपल डिफरेंसेस होते हैं, बट मेजर डिफरेंस यही है कि भैया स्टॉक जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिलेट करता है और फ्लो जो है एक पीरियड ऑफ टाइम को रिलेट करता है। ठीक है ना? आप ऐसे सोच लो, आप ऐसे सोच लो कि स्टॉक का मतलब है, समझ लो युग, कि आप लेट्स से आप टैप खोले है ना, आप बेदिंग करने गए, आप टैप खोले, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है उस बकेट में, पानी गिर रहा है, ये फ्लो कंसेप्ट है। अब आप बकेट को साइड कर लो, बकेट में एक सर्टेन क्वांटिटी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज द स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है जी? गाइज अभी सबको को कंफर्मेशन देना है। कम ऑन यार, क्रिस्टल क्लियर है क्या? योर नो इन द चैट गाइज, कम ऑन एवरीवन। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ गया ऑलरेडी, जिनका नहीं है आया प्लीज कंफर्म कर दो यार, जिससे आज का क्लास थोड़ा जी 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 जी। ओके, चलो जी सर, चलो बात स्टार्ट करो। तो अभी तक क्या हुआ है गाइस क्लास के अंदर? अभी तक गाइस क्लास के अंदर क्या हुआ है? हम लोगों ने बेसिकली अलग अलग नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स को, हम लोगों ने अलग अलग नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स को अभी तक समराइज किया है। व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू टिल नाउ इज समराइज द डिफरेंट कंसेप्ट्स जो हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 में किए थे। अभी तक अपने क्लास में कुछ नया स्टार्ट नहीं किए हैं। अब गाइज नया स्टार्ट करने वाले हैं। सर क्या नया स्टार्ट करने वाले हो? जैसा कि आप लोग को पहले भी बोले थे गाइज कि सबसे पहले हम आप लोग के साथ सम्स प्रैक्टिस करेंगे, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पे, और भी, जिससे देयर इज दिस कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर कि यार चल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया तो वो सलट लेंगे। ठीक है ना? तो आइए जी प्रैक्टिस करते हैं सम्स को एकदम आराम से। बोलो सर, ठीक है ना? ओके, कंडीशन ये है जी, आप लोग सम सारा सॉल्व कर पाओगे अगर आप लोग का पहला 2 क्लासेस एकदम मस्त तरीके से देखा हुआ है तो। ठीक है जी? चलो जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इधर देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को इत्मीनान से देखना। आई विल हेल्प यू ऑल आउट, एकदम हल्का हल्का करके देखेंगे। देखो सबसे पहले तो एक यूनिक चीज नोटिस करो, क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट नेशनल इनकम। और अपने क्या बात किए थे, मैंने और आपने मिलकर क्या बात किया था दोस्तों? अपने बात किए थे कि सर अगर क्वेश्चन शांत है, सर अपने बात किए थे कि अगर क्वेश्चन जो है वो शांत है, अगर क्वेश्चन जो है वो शांत है तो हम लोग हमेशा, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन जो है वो शांत है तो हम लोग हमेशा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने बोला है तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एनएनपी एट एफसी। यार मैं बोलते बोलते थक गया, एक बार फिर से बोल देता हूं कि जो 8 के 8 थे ना, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी,
एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, ये आठों के आठों नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। पर प्लीज याद रखना कि अगर क्वेश्चन चुपचाप से बोल रहा है कि ये काम कर, नेशनल इनकम कैलकुलेट करके दिखा, तो ऑब्वियसली आप उसको आठों कैलकुलेट करके नहीं दिखाओगे। तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन में आठों कैलकुलेट करके नहीं दिखाओगे। जो आपने कैलकुलेट करके दिखाना है वो डियर फ्रेंड्स एनएनपी एट एफसी है, वो डियर फ्रेंड्स एनएनपी एट एफसी है। ओके सर, हमें याद रहेगा आपका बात। ऑल राइट जी, अब हम लोग थोड़ा सा और इत्मीनान से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सुनना, तो हमें पता है कि हमें पहुंचना क्या है, कहां है, हमें मालूम है कि पहुंचना कहां है। सर हमें पहुंचना है एनएनपी एट एफसी तक। ये देखो मैंने लिख दिया एनएनपी एट एफसी, ठीक है ना। पर हमें शुरू कहां से करना है, हमें दिया हुआ क्या है सर, हमें जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। ये देखो जी, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, मैंने लिख लिया यहाँ पे। मैं बोला क्वेश्चन को आगे पढ़ो ही मत, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन का न्यूमेरिक डेटा को तो आप लोग यूज करोगे ही, बिल्कुल सही है। बट पहले अपना ट्रिक्स लगाओ। क्या ट्रिक्स था कि भाई सबसे पहले अपने सीखे थे कि जब भी अपन को ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है, जब भी अपन को ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है, कोई मेरा हेल्प करेगा क्या? ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है तो अपने क्या करेंगे, कोई हेल्प करेगा क्या? ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए थैंक यू युग, युग ने सबसे पहले मेरा मदद किया। युग बहुत अच्छे इंसान हो तुम, वेरी गुड युग, वेरी गुड ह्यूमन बींग यू आर, तुमको मेरा दुआ मिलेगा। तो इधर देखो जी, ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए हम लोग को जो है डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ये बात अपने पढ़े थे, ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या सीखे थे डियर फ्रेंड्स कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, हमें तो नेशनल प्रोडक्ट चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई हेल्प करोगे क्या? कोई हेल्प करोगे क्या यार? चिराग बोल रहा है एनएफआईए, चिराग बहुत अच्छे इंसान हो दोस्त तुम। ये देखो, ये वंशिका मेरे को डरा रही है, ये वंशिका मेरे को डरा रही है। वंशिका ऐसे डराओ नहीं, वंशिका डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाने के लिए एनएफआईए ऐड करेंगे। बट हाँ, वंशिका पहले ऐड करेंगे, बट वंशिका बोलती है सर आप तो मेरा बात सुन ही नहीं रहे हो। मैं बोला क्या क्या? वंशिका बोलती है कि सर बात सही है कि एनएफआईए ऐड होगा, बट एनएफआईए तो नेगेटिव है ना सर। तो जब नेगेटिव चीज प्लस माइनस माइनस होता है तो सर वो माइनस हो जाता है। मैंने कहा बात सही है वंशिका, बट जब वंशिका अपने प्रेजेंट करेंगे ना, अपने माइनस एनएफआईए नहीं करेंगे। वंशिका हम मन करेगा, वंशिका ये जो माइनस लिखा हुआ है ना, ये देखकर आपका मन करेगा कि हम जो है यहां पर माइनस लिख दें। पर वंशिका जब ओरिजिनल फॉर्मूला लिखो तो सही तरीके से लिखना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए होगा वंशिका। वंशिका नेगेटिव वैल्यू आपको बार बार बुलाएगा, पर अपने को पता है बुलाती है मगर जानेगा नहीं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए करेंगे तो वंशिका नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे। हाँ ये बात सही है वंशिका कि बाद में ये लेस हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। और ये देखो मार्केट प्राइस है, ये देखो फैक्ट्री कॉस्ट है, ये देखो मार्केट प्राइस है, ये देखो फैक्ट्री कॉस्ट है। तो यानी कि यहाँ पे विष्णु और युग मेरा हेल्प कर रहे हैं कि सर एक काम करो, एक काम करो ना, आपको तो मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है, तो आप जो है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जी माइनस कर दो। मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है। हितेश, हितेश डार्लिंग, आप एनआईटी ऐड करने बोल रहे हो, हितेश आप गलती बोल रहे हो डियर। हितेश सोचो, कोई चीज जब फैक्ट्री पे है ना हितेश डियर, तब अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं हितेश, जिससे मार्केट प्राइस पे पहुंचे, है ना डियर। पर हितेश आप समझो, आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां मार्केट प्राइस से फैक्ट्री पे पहुंचना है, तो एनआईटी इधर आएगा तो डियर माइनस ही होगा ना। हितेश क्लियर है कि नहीं क्लियर है डियर, जरा बताओगे क्या? हाँ सर क्लियर तो है। तो यानी कि यहां पर देखो मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया है। बढ़िया सर, खूब बढ़िया किया आपने। अब सर आप कंप्यूटेशन बताइए जी, अब सर कंप्यूटेशन बताइए जी। तो देखो जी, जीडीपी एट एमपी कितना है जी, 235 है, तो मैं लिख दिया यहां पर 235, ठीक है ना, एकदम आराम से। फिर डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को अपने डेप्रिसिएशन बोलते हैं दोस्तों। तो हमने क्या किया जी, डेप्रिसिएशन को जो है हमने एकदम माइनस कर दिया, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा किया, ठीक है जी। फिर एनएफआईए हमें बोला गया ऐड करने को, तो एनएफआईए कितना था, -10 था। यार यहाँ पे याद रखना, आपको बहुत इत्मीनान से ध्यान रखना होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है -10, मतलब ओवरऑल 10 निकला, ओवरऑल हमारी कंट्री से 10 निकला, तो हम लोग ऑब्वियसली प्लस -10 करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग प्लस -10 करेंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल सही है जो वंशिका भी बोल रही थी कि सर अल्टीमेटली -10 हो जाएगा। बट लिखना अपने को प्लस एनएफआईए है, वो तो प्लस माइनस होके नेगेटिव हुआ है, दैट्स ऑल राइट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। ओके जी,
और माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है जी? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज हटा देते हो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है जी? इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडीज हटा देते हो। तो डियर फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस है आपका 25, सब्सिडीज है 10, है ना जी, है ना? हाँ बिल्कुल योग। तो यानी कि 25 माइनस 10 यानी कि 15 हो गया, है ना जी? तो 25 माइनस 10 यानी कि 15 हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 15 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा माइनस 15 कर दे रहा हूं। ये 15 कैसे आया सर? देखो NIT निकाला, इनडायरेक्ट टैक्सेस था 25, सब्सिडीज था 10, इनडायरेक्ट टैक्सेस था 25, सब्सिडीज था 10, और दोस्तों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है 25 माइनस 10 यानी कि 15। सर जी बात सही है एकदम। तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा अब कंप्यूटेशन, 235 माइनस 15 हमारा 220, 210 टू 170 आ रहा है। तो जी 170 अनुभव, और अनुभव से पहले रोशनी, सारे दोस्तों ने 170 कैलकुलेट किया। देखते हैं आंसर सही आया क्या हमारा। वाओ, बिल्कुल सही जी चिराग, सबका आंसर 170 ही आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? किसी को भी फास्ट नहीं लगाना, सभी को क्रिस्टल क्लियर है ना? यो और नो फेंक के मारो चैट बॉक्स के अंदर फटाफट डियर। युग, हितेश, थैंक यू, वंशिका बढ़िया, वर्तिका, रोशनी, विष्णु, चिराग, स्नेहाशीष, हर्ष बढ़िया जी, अनुभव सही है जी, सही है, गरिमा ओके जी। तो यानी कि यहां पर हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि यार हम और आप जो है, हम और आप जो है सेम नोट पर चल रहे हैं अभी तक। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको आंसर नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए क्वेश्चन जो है ना पूरा खोल नहीं रहा हूं। इधर पे सुनते जाना इत्मीनान से मेरी बात को, आप लोग सुनना जी। देखो जी, आपको GNP एंड FC कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? हमने क्या सीखा है कि भैया जो भी कैलकुलेट करना है ना उसको राइट हैंड साइड में ले जाके रख दो कि भैया तुम शांति रखो, इसको साइड रख दो कि भैया तुम शांति रखो। अब हम लोग बोले कि GNP एंड FC को तो हम लोग राइट में रख दिए। इसके बाद क्या है जी, हम लोग को शुरू कहां से करना है? NDP एंड MP से करना है शुरू। ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुनना। NDP एंड MP से शुरू करना। सर कैसे पहुंचोगे सर वहां तक? मैं बोला देखो जी यहाँ पे नेट है, यहाँ पर जी ग्रॉस है। तो सर जी नेट से ग्रॉस पहुंचना है तो सर डेप्रिसिएशन को फिर तो ऐड करना होगा ना सर, ये तो कॉमन सेंस है सर। मैंने कहा यार वेरी गुड, ओके। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सर ये, और आपको तो नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है सर, आपका तो सपना नेशनल जीतना है, तो अपने को NFI ऐड करना पड़ेगा जी। ओके जी, सुनते जाना इत्मीनान से मेरी बात को, ठीक है? और यहां पर जो है ना मार्केट प्राइस है, और यहां पर जो है फैक्ट्री कॉस्ट है। तो सर मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट के लिए तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से हटाना पड़ेगा ना सर। ओके जी, अभी सुनना, एक छोटा सा मिस्टेक है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा जो आप लोग करते हो, ठीक है ना? ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखो NDP एंड MP में बिल्कुल 300 लिख दिया। डेप्रिसिएशन कितना है जी? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, 25 है, वो भी आप लोग ठीक लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो गलती होता है, आप लोग देखते हो NFI 20 है और आप लोग +20 कर देते हो, और ये गलती कर देते हो आप लोग। यार सर आप उल्टा पुल्टा बात कर रहे हो, ये +20 लिखा है, हम लोग तो ठीक ही लिखा है, आप गलती बोल के कंफ्यूज कर रहे हो। मैं बोला डियर आप लोग को सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू है, वेरी गुड युग, टू है, तो मतलब पैसा आ नहीं रहा है, ओवरऑल में पैसा जा रहा है, ओवरऑल में पैसा आ नहीं रहा है, ओवरऑल में पैसा जा रहा है। तो NFI क्या हो गया? बाई डिफॉल्ट एक नेगेटिव वैल्यू हो गया। सर यहां पर माइनस साइन हर बार लगा के दे लास्ट क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा। टू वर्ड अगर फ्रॉम होता तो सर आप +20 करते ना, हाँ, बट टू लिखा है, टू लिखा है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू है डियर, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा -20। ये सही है। आप लोग गलत क्या करते हो, आप लोग बिना कुछ देखे यहाँ पे +20 लिखा हुआ है, आप लोग प्लस कर देते हो 20, गलत है ना? NFI तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फ्रॉम होगा तो ऐड होगा ना, अरे टू है तो माइनस होगा ना। अरे मेकिंग सेंस क्या एवरीबॉडी, मेकिंग सेंस क्या एवरीबॉडी, ये गलती तो नहीं करोगे ना? क्लियर है ना जी? क्योंकि ये एक पॉइंट बहुत खतरनाक है जी, जहां पे गलतियां होती है। फिर माइनस करना है जी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है भैया? इनडायरेक्ट टैक्सेस ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्योंकि कुछ और तो दिया हुआ नहीं है। तो 60 को माइनस करो, तो देखो जी हुआ क्या, 300 में से 20 गया तो 280, 280 में से 60 गया तो 220, और 220 में से ये गया तो 195 आ रहा है। तो देख लो, हो सकता है कैलकुलेशन हमने गलत कर दिया है,
ये 325 है। अच्छा ऐड ही तो किया नहीं था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर रहे हैं। 325 हो गया, माइनस ये गया तो अपने लोग का 305 बचा, फिर 60 गया तो 245 बचा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 245 ही आएगा जी, बिल्कुल ठीक है जी, एकदम करेक्ट है जी। आप लोग सब कोई मेरे को खाली एक बात पे कंफर्मेशन दे देना, यो और नो। और वो एक बात क्या है कि ये गलती समझ गए ना, नेट फैक्टर इनकम 2 है तो आप लोग को माइनस लिखना पड़ेगा। यार ये बात क्लियर है ना एवरीवन? मेरे को डर है, मेरे को ऐसा सपना आता है रात में अजीब अजीब कि आप लोग +20 लिख दोगे इसको। प्लीज मत करना, -20 करना, प्लीज -20 करना यार, क्योंकि 2 लिखा है, फ्रॉम होता तो प्लस करते, 2 लिखा है तो माइनस करेंगे। सर जी सही है, सर जी सही है, सर नहीं करेंगे गलती, आप आराम से सोइए चैन से। ओके, अभी इधर सुनो, क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट करो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अपने को निकालना है एनडीपी एट एमपी। ओके, जो निकालना है वो लिख दिया हूं मैं। और कहां से निकालना है? जीडीपी एट एफसी से। कहां से निकालना है? जीडीपी एट एफसी से। तो सर अब कैसे निकालोगे? ये देखो जी, देखो जी, ग्रॉस लिखा हुआ है, यहां नेट लिखा हुआ है। कॉमन सेंस विल टेल यू कि सर डिप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए। बस एक एक करके सॉल्व करो ना यार, बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जी, और यहां पर जी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब ऐसा मन करता है स्टूडेंट लोग का कि सर एनएफआईए है, इसका कुछ तो करवा दो सर, मजा आ जाएगा लाइफ में। अरे शादी में गए हो, मेन्यू का या वैरायटी का सारा खाना थोड़ी खा लेते हो, कुछ ना कुछ छोड़ देते हो ना। वैसे ही इसको यहाँ पे समझो, ये एक मेन्यू की तरह है, तुमको एनएफआईए दे दिया, कोई काम का नहीं है भाई मेरे। क्यों काम का नहीं है सर, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि अपने को नेशनल प्रोडक्ट तो निकालना ही नहीं है। डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक ही रहना है, तो भैया एनएफआईए का क्या काम है फिर? अगर डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक करना होता तो मेरे को फिर कुछ दिमाग लगाना पड़ता, यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं है ना। सर लॉजिकल है सर आपका बात तो, यार एकदम लॉजिकल है सर आपका बात तो। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट से जी मार्केट प्राइस पे पहुंचना है, फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है, तो जी फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है, तब तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है अपन ऐड कर देंगे। जी सर बिल्कुल। अब देखो जी आपका आंसर क्या आता है सर, देखो 200 पता है हमें, जीडीपी एट एफसी, डेप्रिसिएशन कितना है 35, मैंने माइनस कर दिया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, देखो 60 है, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी है 10, तो 60 - 10 ऐड करेंगे तो 50 आएगा ना, 60 - 10 करेंगे तो 50 आएगा ना। सर बात सही है, तो 250 - 35 यानी कि 215 हो गया। ओ यार, सबका आंसर 215 आ रहा है, तुम लोग तो यार मेरे से फास्ट कर ले रहे हैं। कोई बात नहीं है, तो 215 आंसर है गाइस, एनडीपी एट एमपी इज 215। चलो जी एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, फिर उसके बाद आज जो है डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, फिर जो है आज डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जी। ओके, इधर समझना, इधर समझना बात को। हाँ सर बोलो क्या, सर जी बोलो क्या। क्वेश्चन है, कैलकुलेट जीएनपी एंड एमपी, कैलकुलेट जीएनपी एंड एमपी। ओके, आपको जीडीपी एंड एफसी दिया हुआ है दोस्तों, तो मैं बोला ओके, जीडीपी एंड एफसी दिया हुआ है, पहुंचना कहां पे है? जहां पहुंचना है वो एकदम राइट में रख दो यार, जीएनपी एंड एमपी तक पहुंचना है। आगे बोलो सर। आगे का बात ऐसा है कि देखो, ये भी ग्रॉस ये भी ग्रॉस, तो डेप्रिसिएशन को गया तेल लेने, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये नेशनल प्रोडक्ट है, तो एनएफआईए को मैं करूंगा ऐड, और ये फैक्ट्री कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है, तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को करूंगा ऐड, ठीक है ना, मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को करूंगा ऐड, ठीक है ना। अभी इधर ध्यान देना, जीडीपी एड एफसी कितना है जी, 500 है। अच्छा, अब एनएफआईए सारे के सारे बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। एनएफआईए एट द एंड प्लस का इंपैक्ट होगा कि माइनस का इंपैक्ट होगा? एनएफआईए एट द एंड प्लस का इंपैक्ट होगा या माइनस का इंपैक्ट होगा? एवरीवन, वर्तिका युग बोल रहे हैं सर माइनस का, हर्ष बोल रहा है सर माइनस कर दो, गरिमा, अनुभव, ये लोग दोनों भी बोल रहे हैं सर माइनस कर दो, ठीक है जी। बी ए बिल्कुल, बिकॉज 2 है, अगर फ्रॉम होता ना जी तो हम लोग पॉजिटिव ही छोड़ते, क्योंकि 2 है, जैसा कि चिराग ने कहा, तो सर जी आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो ये 30 है, तो ये देखो जी हमने माइनस कर दिया 30, प्लस ऑफ -30 इज -30, है ना। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 60 और सब्सिडीज है 10,
तो +50 करना है हमें, तो 550 माइनस 30 520 आ गया। सम निपट गया सर। सर सम तो निपट गया, देख लो यार, कमाल करते सर आप। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही बीच बीच में मैं कुछ सम्स हर क्लास के बिगिनिंग में या हर क्लास के एंडिंग में दोस्तों लाते रहूंगा, ठीक है ना। ये पर्पस था आपको रिवाइज करवाने का, रेजुवेनेट करने का विद द फर्स्ट 2 क्लासेस। आई थिंक वी हैव बीन सक्सेसफुल। ओके जी सर, अब चलो आज का एक डिस्कशन पे शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं डिस्कशन का। जी सर बोलो। चलो 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 नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक टॉपिक जो हम लोग अब शुरू किए ना, बस सुनना, ये सुनने पर बेस्ड है। लर्न कुछ नहीं करना है, अगर सुन लिए तो लर्न हो जाएगा, बस सुन लेना। उस टॉपिक को प्यार से इकोनॉमिक्स की दुनिया में बुलाया जाता है जीडीपी एंड वेलफेयर। इस टॉपिक को प्यार से बुलाया जाता है इकोनॉमिक्स की दुनिया में जीडीपी एंड वेलफेयर। सर जरा इसके बारे में थोड़ा सा टच करिए ना, क्या है ये चक्कर, समझना। देखो 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 देखो, इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी में वेलफेयर प्रमोट हो रहा है कि नहीं, एक इकोनॉमी के अंदर। पहले सुनना, हाँ पीपीटी पर मत ध्यान देना, बस मेरी बात पे फोकस करना कि एक इकोनॉमी में वेलफेयर मेजर करना है तो वो क्या जीडीपी से कर सकते हैं। देखो ये बिल्कुल सही है कि जीडीपी इज वन ऑफ द टूल्स। अगर आपको एक इकोनॉमी में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं उसको मेजर करना है तो जीडीपी एक टूल तो है, बट एक परफेक्ट मेजर नहीं है। तो एग्जामिनेशन में टीचर को बता देना कि जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर। देख लो यहां पे ब्रॉड में लिख के बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है जीडीपी, बट परफेक्ट नहीं है। सर ये आप कैसे बातें करते हो, क्यों जीडीपी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली समझाओ आप, ऐसे तो याद नहीं हो रहा है। देखो बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताएंगे, बट पहले सुनना। कुछ जीडीपी के प्रॉब्लम्स आपको शुरुआत में बता दे रहे हैं। पहला प्रॉब्लम जीडीपी का क्या है, पहला प्रॉब्लम जीडीपी का क्या है आप लोग समझना। देखो जीडीपी क्या है, एक एग्रीगेट मेजर है। एग्रीगेट मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ये कैलकुलेट करता है ना। जीडीपी जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करता है। हाँ सर बिल्कुल सही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर इसके साथ। अब मैं बोला मान लो दो कंट्रीज है, कंट्री 1 और कंट्री 2 आपके सामने। आप लोग आंसर दीजिएगा अपने अनुसार जो मेरा क्वेश्चन है उसका, ठीक है ना। आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। कंट्री 1 के अंदर क्या होता है ना दोस्तों, दाल चावल आटा, है ना, मोबाइल फोन लैपटॉप, ऐसा डिवाइसेस जो है, इंटरनेट, ये सारा जो चीजें हैं, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है और जिसका टोटल वैल्यू 1000 करोड़ है। 1000 करोड़, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। इस कंट्री 1 के अंदर, ठीक है जी। कंट्री 2 का बात करते हैं। अभी हुआ क्या, हाल फिलहाल में न्यूज आ गया कि कंट्री 2 का ना एक वॉर होने वाला है। कंट्री 2 का कंट्री 3 के साथ एक वॉर होने वाला है। कंट्री 2 का तो आतंकबाजी सटक ली। तो कंट्री 2 क्या किया, कंट्री 2 जो है दोस्तों वो अपने यहां पर आर्म्स, आर्मामेंट्स और कितना तरीके का मिसाइल्स, हॉविट्सर और क्या क्या चीज बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सब जो गुड्स था वॉर का गुड्स, इन वॉर गुड्स का जो टोटल आया, चाहे मिसाइल्स हो रॉकेट्स हो सब कुछ लेकर, वो आया 2500 करोड़, ठीक है। अगर जीडीपी पे, अगर आप लोग में से मेरे को कोई बोलता है कि सर जीडीपी पे सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई अगर आप में से बोलता है कि सिर्फ जीडीपी में ट्रस्ट कर सकते हैं, तो जब भी मैं पूछूंगा कि बता कंट्री 1 और कंट्री 2 में ज्यादा बेहतर कौन है, तो आप लोग बोलोगे कंट्री 2। तो आप लोग बोलोगे कंट्री 2 अगर आप लोग स्ट्रांगली जीडीपी को सपोर्ट करते हो तो। बट एक बात बताइएगा, कौन सी कंट्री में वेलफेयर ज्यादा है, कौन सी कंट्री में वेलफेयर, वेलफेयर मतलब मासेस का भला ज्यादा किसमें है। चिराग, युग, वंशिका, आस्था, हितेश, रोशनी, अरे सारे के सारे दोस्त एक ही आंसर दे रहे हैं, विष्णु, वर्तिका, कि भाई सर जो भला है वो किस कंट्री का भला है, कंट्री 1 का भला है। कंट्री 1 का ज्यादा भला है, क्योंकि कंट्री 1 में वेलफेयर इसलिए प्रमोट हो रहा है क्योंकि इसमें एसेंशियल और फर्दर ग्रोथ के लिए गुड्स है। कंट्री 2 में तो यार वॉर के गुड्स है, दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज। तो इस वजह से जीडीपी का सबसे पहला प्रॉब्लम है क्योंकि ये एग्रीगेट है, ये कंपोजिशन,
कि ये एग्रीगेट के अंदर किस चीज की वजह से ये एग्रीगेट टोटल आया, ये उस चीज को कंसीडर नहीं करता। तो जीडीपी के अंदर तो एक ये प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये भी है जीडीपी के अंदर कि यार ये इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाता, ये इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाता। आज मान लीजिए हम लोग सब मिलके, मैं आप हम लोग सारे मिलके मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, हम लोग सारे लोग मिलकर मान लो 100 लोग हैं। अब हम लोग जो 100 लोग हैं वो मिलकर जो है कंट्री का लेट से प्रोड्यूस करते हैं, लेट से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, या हमारा जो इनकम है हम लोग सबका, मेरा और आप, मेरे साथ आप लोगों का मिलाकर जो इनकम होता है वो लेट से 100 करोड़ होता है, और हम लोग इस कंट्री में 90% लोग हैं, ठीक है। कंट्री में 10% अंबानी टाटा जैसे हैं जिनका मिलाकर इनकम 6000 करोड़ है। एक बार एग्जांपल ले रहे हैं, रियल में बहुत ज्यादा है। सो 6000 प्लस 100 करोगे तो आपको दिखेगा जीडीपी 6100 करोड़। तो बाहर से देखने वाला तो बोलेगा वाओ व्हाट अ ग्रेट इकोनॉमी, बट इन रियलिटी इस इकोनॉमी में इनइक्वालिटी भर भर के दिख रहा है। रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर बाय द डे। जीडीपी ये बात तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि जीडीपी तो एक एग्रीगेट मेजर है। एंड दैट इज व्हाई जीडीपी एक टूल हो सकता है कि आज कंट्री का जीडीपी बढ़ते जा रहा है तो कंट्री में ग्रोथ हो रहा है। एक टूल हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने का। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि कंट्री का एवरेज इनकम लेवल्स या कंट्री का टोटल इनकम लेवल्स बढ़ रहा है कि नहीं, हाँ वो देखना है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। वेरी गुड, यू कैन यूज जीडीपी। बट क्या वेलफेयर के लिए यू कैन यूज जीडीपी? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज जीडीपी एज अ टूल टू मेजर वेलफेयर। क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीबॉडी? जो वर नो इन द चैट गाइस, कम ऑन, क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीबॉडी? जो वर नो इन द चैट गाइस। किसी को अगर फास्ट लगा तो बोलिए जी, स्लो हो जाते हैं। हाँ जी साहब, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, फटाफट जवाब दीजिएगा। हम्म तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गया जी। एक बात तो डियर फ्रेंड्स क्रिस्टल क्लियर हो गया सारे के सारे आप लोगों को कि भैया जो जीडीपी है, आप लोग को एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गया जी कि भाई जीडीपी जो है उसको यूज कर लो। जीडीपी जो है उसको यूज कर लो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जीडीपी को यूज कर लो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीडीपी को यूज कर लो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलफेयर के लिए मत यूज करो, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग अब आपके पास ऑलरेडी है। हाँ, अब इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा, कुछ एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है जो आपको समझाना है, ठीक है ना। अब वो शुरू करते हैं। मेरा लिखा हुआ तो जो था वो फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन था, इसको भी लिख सकते हैं अपने आंसर में, बट ठीक है ना, मैंने इस प्रेजेंटेशन में पूरा प्रिपेयर करवा ही रखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। सुनना अभी, GDP is an important but not a perfect measure of country's economic well-being. Why? Because it does not take into account some things. What things? आओ इधर देखते हैं। पहला, limitations of GDP, distribution of GDP, जो मैं बता रहा था ना कंपोजिशन का, उसका बाद एक्सटर्नैलिटीज और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। सर सबको एक्सप्लेन करो। ओके, ये देखो यहां पर यही बोला जा रहा है कि पहला बात तो जीडीपी जो है वो इंपॉर्टेंट मेजर वेलफेयर का क्यों नहीं है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि यार कंट्री का अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर बढ़ रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, जब वॉर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा होता है तब जीडीपी तो बढ़ रहा होता है, बट कंट्री का वेलफेयर तो बढ़ नहीं रहा होता है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, पहला केस। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि हो सकता है रिच रिचर हो रहा हो और पुअर जो है वो पुअरर हो रहा हो। एज अ रिजल्ट टोटल में हो सकता है आपको दिख रहा हो कि जीडीपी बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट हो सकता है कि टोटल में आपको दिख रहा हो कि जीडीपी बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट हो सकता है कि टोटल में आपको दिख रहा हो कि जीडीपी बढ़ रहा है, बट इन रियलिटी वेलफेयर की तो हालत खराब हो रही है ना। क्यों वेलफेयर की हालत खराब हो रही है? अरे जनाब, वेलफेयर की हालत इसलिए खराब हो रही है बिकॉज आप लोगों को क्लियर कट नजर आ रहा है कि जो रिच है वो रिचर हो रहा है, पुअर जो है वो और पुअरर हो रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पुअरर हो रहा है, तो कहां से वेलफेयर? तो ये वॉर गुड्स वाला या रिच इनइक्वालिटी वाला, दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एज ए लिमिटेशन को। इसमें क्या लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में कि भाई जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ रहा हो ये जरूरी नहीं है। फिर मैंने आपको दो एग्जांपल बताया,
वॉर गुड्स प्रोड्यूस होने से जीडीपी बढ़ेगा बट वेलफेयर नहीं। एक और एग्जांपल, रिच रिचर हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है। टोटल में देखोगे तो जीडीपी बढ़ रहा है कंट्री का, बट इन रियलिटी वेलफेयर तो नहीं बढ़ रहा है ना कंट्री। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो डेन, हम लोग को डेन में रहना है। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी का शॉर्टकट क्या है जी, डेन, जिसमें डी हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी क्या है, डेन, जिसमें से डी हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। एक पहला लिमिटेशन। दूसरा एक्सटर्नलिटीज, आओ सर बात करो इसके बारे में। सुनना, एक्सटर्नलिटीज, जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, सुनना जी, जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो उसका काफी बार सोशल बेनिफिट भी होता है और काफी उसका सोशल कॉस्ट भी होता है। लेकिन एक्सटर्नलिटीज का वैल्यूज को हम लोग जीडीपी में कंसीडर नहीं करते हैं। नहीं समझ में आया सर? आपको अब एग्जांपल देते हैं। देखो, एक कंट्री में मान लो इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारा प्रोड्यूस हो रहा है। आप लोग सारे के सारे बोलेंगे जीडीपी बढ़ रहा है, पर आप लोग बुद्धि लगाओ, अगर वो इंडस्ट्रीज का बैठने के साथ साथ डेफिनेटली एक और चीज अकंपनीड है, वो है पोल्यूशन। लोगों को डिजीजेस हो रहे हैं, लेकिन क्या ये जीडीपी में कंसीडर्ड है? नहीं। ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब एक ऐसा चीज जो हो रहा है सोसाइटी में बट जिसको कंसीडर नहीं किया जा रहा और उसका नेगेटिव इंपैक्ट है। तो पोल्यूशन, तो इससे वेलफेयर तो कम हो रहा है क्योंकि लोगों का सेहत इंपैक्ट हो रहा है, बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, क्योंकि जीडीपी तो सिर्फ ग्रोथ 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 का बात कर रहा है। इस प्रोसेस में पोल्यूशन, लोगों को डिजीजेज, एस्मा, लंग प्रॉब्लम, ये सब हो रहा है, उसका कौन बात करेगा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दैट इज। ओह सर, ये बात है क्या? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है बेनिफिट्स। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है बेनिफिट्स। जैसे मान लो कि एक पार्क बैठाया, कि किसी किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक पार्क बैठाया, तो पार्क में ट्रीज प्लांट करवाया, दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है ना? आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले, अच्छा एग्जाम में ना जब एक्सटर्नैलिटीज पूछेगा ना, डेफिनेशन ही पूछ सकता है, तो याद रखना एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड, एक्सटर्नल नाम से ही आ रहा है एक्सटर्नल, कोई भी चीज जो सोसाइटल है। दो चीजें हो सकती है, अगर वो सोसाइटी में हो रही है और उससे फायदे हो रहे हैं, जैसे पब्लिक पार्क्स बैठ रहे हैं, ट्रीज प्लांट हो रही है, उससे बेनिफिट हो रहे हैं, तो वो हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और अगर उससे नुकसान हो रहा है, जैसे पोल्यूशन की वजह से डिजीजेज, दैट इज अ सोशल कॉस्ट एंड दैट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। यहां पर यही बता रहे हैं। The social benefits are referred to as positive externality. हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे और अ फ्लाईओवर बहुत बढ़िया है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जर्नी टाइम, लोगों का समय बच रहा है ना? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? अब ये चीज जीडीपी की वजह से हो रहा है, नया बिजनेस सेटअप करने की वजह से हो रहा है ना? ये सब जीडीपी की वजह से हो रहा है, पर ये जीडीपी में आ नहीं रहा है। तो वेलफेयर जो बढ़ रहा है जीडीपी की वजह से, वो भी नहीं सही दिखाया जा रहा है। देखो, हम लोग का यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है प्रूफ करने का कि जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर घटेगा या ऐसा कुछ। हम लोग का यहाँ पर ये प्रूफ करने का एम है कि जीडीपी वेलफेयर को मेजर करने का एक अच्छा टूल नहीं है। क्योंकि देखो, जब जीडीपी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए तो रेलवे लाइंस भी सेटअप हो रहा है, इसीलिए तो ब्रिजेस भी बन रहा है, इसीलिए तो फ्लाईओवर्स भी बन रहा है। ये तो फायदेमंद है, इसका मतलब एक्सटर्नलिटी बढ़ रहा है, पर वो तो जीडीपी में इंक्लूडेड ही नहीं है ये सारे फायदे। ओह सर, बात में तो लॉजिक है आपका कि ये सब चीज तो जीडीपी में इंक्लूडेड ही नहीं है। वैसे ही नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का सोचो, वैसे ही नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का सोचो। सुनना ध्यान से बात को। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या हो गया जी? सोशल कॉस्ट या हार्म्स हो गया। रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं, हाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, रिवर को पोल्यूट कर रही है, एयर को पोल्यूट कर रही है, लेकिन ये चीज तो जीडीपी में दिखाया हुआ नहीं है। इसकी वजह से वेलफेयर कम हो रहा है। हम लोग वेलफेयर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि वेलफेयर तो इस कम हो रहा है जितना दिखा रहे हैं उससे, तो यहां पर वेलफेयर ओवर एस्टिमेट हो रहा है। तो ये पॉइंट है। तो हम लोग अभी तक जीडीपी को क्रिटिसाइज कैसे किए, फिर से बता रहे हैं। जीडीपी को क्रिटिसाइज करने का तरीका है DEN। एक बार फिर से हौले हौले बोल रहा हूं, जिसमें अभी मैंने केवल डी और ई एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी? डी का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में हम लोग पढ़े कि जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, है ना? जैसे रिच रिचर हो गया, पुअर पुअर हो गया, तो जीडीपी तो बढ़ रहा है पर वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। वॉर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है
पर वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। ये वाला डी वाला पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। फिर ई के अंदर हम लोग ने बोला एक्सटर्नैलिटी, वो सोशल कॉस्ट या सोशल बेनिफिट्स जो कंसिडर नहीं किया जा रहा वो है एक्सटर्नैलिटी। अगर बेनिफिट है तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, अगर लॉस नुकसान है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब जो टाइम बच रहा है ब्रिजेस की वजह से वो जीडीपी में कंसीडर नहीं हो रहा, तो वेलफेयर बढ़ रहा है पर वो दिखाई नहीं दे रहा। जीडीपी बढ़ रहा है दिख रहा है पर वेलफेयर नहीं बढ़ रहा साथ साथ में, मतलब वेलफेयर बढ़ रहा है पर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि जीडीपी में कंसीडर्ड ही नहीं है वो चीज। सिमिलरली पोल्यूशन हो रहा है तो वेलफेयर कम हो रहा है पर जीडीपी में तो पोल्यूशन रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो जीडीपी तो वहीं का वहीं है, बट रियलिटी में वेलफेयर कम हो गया। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स ई वाला पॉइंट भी क्लियर होता है इसी से। ओके जी, हाँ जी सर, एक्सटर्नैलिटी। और फाइनली नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है ना, फाइनली नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि जीडीपी जो है वो खाली उन चीजों का, देखो हम लोग क्या पढ़े थे, जीडीपी का मतलब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, करेक्ट? हाँ सर। जीडीपी ना, जीडीपी ना वेलफेयर का इसलिए भी मेजर नहीं है क्योंकि वेलफेयर सिर्फ पैसा से आए ये जरूरी नहीं है, वेलफेयर सिर्फ पैसा से आए ये जरूरी नहीं है, है ना। एक पर्सन अपना हॉबी के लिए क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है ना, कोई 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 कुछ और, कोई 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 ड्राइंग बना रहा है, कोई कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट को एक्सप्लोर कर रहा है। हाँ, तो वेलफेयर तो उस इंडिविजुअल का बढ़ रहा है बट ये जीडीपी कंसीडर नहीं करता। ऊपर से हाउसवाइफ का सर्विसेज, क्या हाउसवाइफ का सर्विसेज का वैल्यू कम होता है क्या? होता है, बट उनको उसका उसका क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू नहीं पता तो इस वजह से वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी एंड देयरफॉर भले ही ये लोग इकोनॉमिक वेलफेयर यूज इंक्रीज कर रहे हो, आज हाउसवाइफ है ना, है ना। अगर मान लीजिए हमारी किसी हमारी जो मदर्स हैं वो लोग जो है हाउसवाइफ है किसी के, ठीक है ना, तो उनका प्रेजेंस से या उनका घर का मैनेजमेंट से सोसाइटल वेलफेयर इंप्रूव होता है, बट जीडीपी इसको कंसीडर नहीं करता। इस वजह से गाइस जीडीपी और वेलफेयर जो है एक साथ नहीं आ सकता, या जीडीपी को एज अ टूल टू मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर यूज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं, जरा इत्मीनान से सुनिएगा, जरा इत्मीनान से सुनिएगा। तीन रीजन है जिसकी वजह से जीडीपी को यूज नहीं करना चाहिए और ना करेंगे। वो तीन चीजें क्या है, ध्यान से सुनना जी। वो तीन चीजें क्या है, डी ई एन। एक बार फिर से रिवाइज कर, इस बार उल्टा। पहला एन, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। एक पर्सन जो प्लेजर डिराइव करता है फ्रॉम डूइंग हिज हॉबी, है ना, वो चीज का वैल्यू जीडीपी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसीलिए भले ही उन चीजों से वेलफेयर बढ़ रहा है पर उस चीजों की वजह से जीडीपी तो नहीं बढ़ रहा। ई, एक्सटर्नैलिटी। जीडी काफी बार गुड्स, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन से बेनिफिट्स होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। डिसएडवांटेजेस होता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बट उन चीजों का इम्पैक्ट को हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, बट उन चीजों का इम्पैक्ट को हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। उनसे वेलफेयर बढ़ता है किसी किसी चीज से, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से वेलफेयर कम होता है, बट इसको तो हम लोग जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं कर रहे। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का डेफिनेशन क्या हो गया, बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट दैट अराइज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब डिसएडवांटेजेस दैट अराइज, दोनों ही जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं है, तो वेलफेयर का सही एस्टिमेट नहीं लग रहा। और फाइनली डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। हो सकता है जीडीपी बढ़ रहा हो बट वेलफेयर नहीं, ये बात भी प्रॉब्लम है। एंड देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ रिलायबल टूल टू मेजर वेलफेयर, एंड देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ रिलायबल टूल टू मेजर वेलफेयर। गाइस ये वाला हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीबॉडी? कम ऑन यार, क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीबॉडी? बताओ जी फटाफट यार। एवरीबॉडी मस्ट रिस्पॉन्स यार, एवरीबॉडी मस्ट गिव देयर रिस्पॉन्सेस फटाफट यार। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कंसिस्टेंटली। जो भी है, अब अपने डिस्कशन करते हैं आगे, अब अपने डिस्कशन करते हैं आगे। सर करो बात, आगे करो बात।
सुनो सुनो, एक दो पॉइंट्स और है जी जो आप लोग को समझना जरूरी है, एंड प्लीज पे अटेंशन, आई एम मूविंग टू दोस पॉइंट्स, ठीक है ना। बोलो सर, बोलो सर, सुनते जाना बस इत्मीनान से बात। आ गए हैं, बस बस बस, आ गए आ गए। इधर देखो, आप लोग को याद होगा, आप लोग को एक बात याद होगा, ऑब्वियसली क्योंकि आज भी रिवाइज किए हैं, बट उसके बारे में और चर्चा आज होने वाला है ना। हमने जब डेफिनेशन आपको दिया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट का या नेशनल प्रोडक्ट का, तो हमने आपको एक बात बताया था कि कोई भी चीज को डोमेस्टिक प्रोडक्ट तब बोलते हैं, कोई भी चीज को डोमेस्टिक प्रोडक्ट तब बोलते हैं जब वो कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर है, जब वो कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर है। और कोई भी चीज को नेशनल प्रोडक्ट तब बोलते हैं जब वो प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स है। ये बात बता के हम लोग निकल गए थे तब, लेकिन एक बात हम लोग को तब भी, एक बात मैंने तब नहीं बताया था जो अब मैं बताने वाला हूं कि यार ये डोमेस्टिक बाउंड्रीज का लिमिटेशन क्या है। एक बात मैंने नहीं बताया था कि यार ये डोमेस्टिक बाउंड्रीज का लिमिटेशन क्या है, ये तो बताओ ना सर। डोमेस्टिक बाउंड्रीज का लिमिटेशन क्या है? आइए अब आपको बताते हैं डोमेस्टिक बाउंड्रीज का लिमिटेशन। देखो, जहां पे भी, जिस भी बाउंड्री के अंदर गवर्नमेंट को अलाउड है ऑपरेट करना, वो है डोमेस्टिक बाउंड्री। इसके अंदर आपका वाटर और एयर स्पेस भी डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट है ना। शिप्स और एयरक्राफ्ट जहां पर है आपका, जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर है ना, इसके अंदर फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस राइट्स, ये सब आपका डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट है। एम्बसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री बेसेस एटसेट्रा। ये एक मस्त पॉइंट आया, आपको बताता हूं मैं। मान लीजिए ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, यूएसए है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक इंडियन एम्बेसी है, आपको मैं बता दे रहा हूं यूएसए के अंदर एक इंडियन एम्बेसी है। तो आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अगर यूएसए के अंदर, सुन लेना एकदम इत्मीनान से, यूएसए के अंदर अगर इंडियन एम्बेसी है तो उतना लैंड जो इंडियन एम्बेसी ऑक्यूपाई कर रखा है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वो बाउंड्री ऑफ इंडिया है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वो यूएसए का टेरिटरी नहीं कहलाएगा। ओ सर, ये बात तो नहीं पता था। हाँ तो इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, एम्बेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ही यूएसए का एम्बेसी, जैसे आप लोग अगर पार्क स्ट्रीट जाओगे, यूएसए का एक एम्बेसी है इंडिया के अंदर, और भी होंगे, बट यूएसए का अगर एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो जितना एरिया, जितना जगह वो एम्बेसी ऑक्यूपाई कर रही है, जितना एरिया वो एम्बेसी ऑक्यूपाई कर रही है, उतना लैंड, उतना जमीन यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया का नहीं है। ओह सर, ये बात नहीं पता था। यूएस एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द यूएस। सिमिलरली इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन इज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बाकी बाउंड्रीज फाउंड्रीज सही है, बट ये एम्बेसी वाला रूल को मत भूलिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि अगर इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी जानना है तो हाँ, इंडिया का बॉर्डर्स, एयर स्पेस, वाटर स्पेस, लैंड स्पेस सब ठीक है, बट अगर इंडिया का एम्बेसी यूएस में है तो वो वाला टेरिटरी, उतना टेरिटरी वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, यूएसए का टेरिटरी के अंदर नहीं है। ओके, ये एक पॉइंट था, ये कॉन्सेप्ट था जो क्लियर करना था, क्लियर कर दिए, ठीक है ना। कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। सुनिएगा सर, बोलिए सर, अब ध्यान से सुनना। एक कंसेप्ट और आपको बताए थे, आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं कि जब मैं नेशनल प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने कहा था एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो यार ये नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में मैंने आपसे ज्यादा बात नहीं किया था, मैं आपको खाली बोल दिया था कि जो इंडियंस इंडिया में है या जो इंडियंस बाहर है। अग्रीड, बट अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं फर्दर। अग्रीड, बट मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इसको फर्दर। सुनना जी, इत्मीनान से सुनना। बोलो सर। सबसे पहले तो एक बात को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि जब मैं बोल रहा हूं कोई पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है, और जब मैं बोल रहा हूं कोई पर्सन सिटीजन है या नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं, इसको एक में मत जोड़िए। ये दो अलग अलग बातें हैं, इसे एक में मत जोड़िए, ये अलग है। समझना बात को, समझना बात को। जब हम लोग बात करते हैं रेसिडेंट का, जब हम लोग बात करते हैं रेसिडेंट का, इसके बारे में तो भी डिस्कशन होगा, पर जब हम लोग बात करते हैं एक सिटीजन का ना, तो एक पर्सन कंट्री का सिटीजन, जैसे आप और मैं, हम लोग इंडियन सिटीजन है। क्यों? बिकॉज वी आर बोर्न इन इंडिया।
प्लेस ऑफ बर्थ। या काफी बार क्या होता है, कुछ लीगल प्रोविजन होता है, कुछ लीगल प्रोविजन होता है, जैसे मान लीजिए बाहर से कोई आया, वो इंडिया में सेटल होना चाहता है या इंडिया का सिटीजनशिप चाहता है, तो वो कोर्ट में अप्लाई करेगा और उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। ये माय डियर फ्रेंड्स, ये माय डियर फ्रेंड्स आपका सिटीजनशिप के अंदर आ गया, या ये डेफिनेशन एक सिटीजन का हो गया, ये डेफिनेशन एक सिटीजन का हो गया। ठीक है, तो सिटीजन या सिटीजनशिप क्या हो गया? सिटीजन एक ऐसा पर्सन है जो एक कंट्री के, ध्यान से सुनिएगा, सिटीजन एक ऐसा पर्सन है जो एक कंट्री में बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ या कोर्ट में अप्लाई करके एज अ सिटीजन डिक्लेयर हो गया। इसका जो हम लोग नेशनल इनकम के अंदर रेसिडेंट रेसिडेंट चिल्ला रहे हैं ना, उस रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर ये रेसिडेंशियल स्टेटस या रेसिडेंट किसको बोल रहे हैं सर आप? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलते हैं? जो हम चिल्ला के बोल रहे थे ना आपको, नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलते हैं? अब उसका डेफिनेशन सुन लीजिएगा। रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन है, एक पर्सन भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी। पहला बात तो ये समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई मैन और वुमेन को रेसिडेंशियल स्टेटस मिलेगा, एक इंस्टीट्यूशन को, एक पर्सन, सुनिएगा बात को ध्यान से, अभी फोकस करिए युग रेसिडेंट इस पे, है ना, वो उस पे कोई क्वेश्चन आपको पूछने नहीं वाला है सिटीजनशिप पे, ठीक है ना, अभी इधर पे फोकस करना, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं उसके साथ जाइए। सुनिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार सुनना। जब हम लोग बात गई रेसिडेंशियल स्टेटस का कर रहे हैं ना, तो एक पर्सन को एक, अच्छा पर्सन हो गया या एक कंपनी हो गया, जरूरी नहीं है कि एक इंसान, मैन या वुमेन, कोई खाली रेसिडेंट बोले, एक कंपनी भी एक रेसिडेंट हो सकता है। तब सुनना, अ रेसिडेंट, वेदर अ पर्सन, एक पर्सन हो या एक इंस्टीट्यूशन हो, एक पर्सन हो या एक इंस्टीट्यूशन हो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस टेरिटरी में लाई करता है, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में लाई करता है, इन विच ही और शी लिव्स, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जैसे ये एक पर्सन है, इसका एक बिजनेस है इंडिया के अंदर, बहुत अच्छा कर रहा है और ये प्लान कर रहा है इंडिया में ही रह जाएगा, तो ये रेसिडेंट का डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब समझ में आया? अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब मैं सिटीजनशिप का बात किया था, तब आप पैसा कहां से कमा रहे हो, कहां जॉब कर रहे हो, सिटीजनशिप में इस बारे में कोई बातचीत नहीं था ऊपर में। उसमें हम लोग पढ़े थे सिटीजन आप बन जाओगे बाय वे ऑफ बर्थ या फिर कोर्ट में अप्लाई कर दो इंडिया में। करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। बट जब मैं बार बार चिल्ला रहा हूं रेसिडेंट 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 रेसिडेंट, तब मैं क्या अपील कर रहा हूं आपको, तब मैं क्या अपील कर रहा हूं आपको, तब माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको ये बोल रहा हूं, तब मैं आपको ये बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि एक पर्सन रेसिडेंट तब है, तब मैं आपको ये बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि एक पर्सन रेसिडेंट तब है जब वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो पैसा कमा रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जो वो पैसा कमा रहा है एक पर्टिकुलर टेरिटरी से कमा रहा है और अब वो वहां पर रह भी रहा है। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट। तो रेसिडेंट में आप पैसा कहां कमा रहे हो, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कैरी करता है। ओह, आइए सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम और आप मिलकर, जिससे आपको और हमारे को दोनों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आओ फटाफट फटाफट फटाफट। एक इंडियन सिटीजन, सुनो सुनो सुनो, अच्छा यहां पर सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो जबरदस्ती का पूछना मत सिटीजन है कि नहीं है, नो बडी इज इंटरेस्टेड। एग्जाम में क्वेश्चन आया 1 से 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस से आएगा। याद रखना इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन सिंगापुर फॉर बिजनेस, तो मतलब आप एक इंडियन सिटीजन हो, आप सिंगापुर में रह रहे हो क्योंकि आप सिंगापुर में बिजनेस कर रहे हो। मेरे को एक बात बताओगे क्या, आपका आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई कर रहा है? मेरे को एक बात बताना, इस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई कर रहा है? सर सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर से ये प्रॉफिट कर रहा है। और ये रह कहां रहा है? सिंगापुर में रह रहा है सर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ही इज अ रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, नॉट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया का रेसिडेंट का डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। अच्छा सर, एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, समझना ध्यान से। एक पर्सन, अब समझो यूएसए का जो एम्बेसी है वो यूएसए का टेरिटरी है, भले ही इंडिया में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन है,
और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर पूरा कंट्री इंडिया देखे तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर, पूरा कंट्री इंडिया के अंदर है, तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाने लायक है, भले वो यूएसए एम्बेसी में काम कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अ स्टूडेंट फ्रॉम जापान कमिंग फॉर एजुकेशन इन इंडिया, तो वो कहां का रेसिडेंट कहलाएगा? जापान का, क्योंकि भले ही वो इंडिया में रह रहा है, भले ही इंडिया में वो रह रहा है, पर वो फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। वो इंडिया में रह तो रहा है, वो इंडिया में रह तो रहा है, पर इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं रह रहा है। वो इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, एडुकेशन के लिए रह रहा है, तो वो रेसिडेंट ऑफ जापान है जी। पर्पस दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, पहला कि आप रह रहे होने चाहिए उस कंट्री में, और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है जिसमें आप रह रहे हैं। इंडियन सिटीजन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years फॉर स्टडीज, भाई स्टडी के लिए है ऑस्ट्रेलिया में, तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड है कि रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो नहीं है वहां पे, तो इसकी वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो है रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। ये वाला आप लोग मेरे को बताओ, फिफ्थ वाला, ब्रिटिश एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन लंदन, ये बताओ ये जो ब्रिटिश एम्प्लॉय है ये कहां का रेसिडेंट हुआ? ब्रिटेन का हुआ या इंडिया का हुआ? ब्रिटिश एम्प्लॉय है वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन लंदन, जरा बताओ यार ये कहां का रेसिडेंट है, इंडिया का या ब्रिटेन का? हर्ष ने आंसर दिया ब्रिटेन, युग ने आंसर दिया ब्रिटेन। भाई साहब आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, ब्रिटेन या इंग्लैंड वॉट एवर इट इज, ये वही का रेसिडेंट है जी, बिल्कुल गलत नहीं है आपका आंसर, ठीक है जी। तो यानी कि यहां पर हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट को टैकल कर लिया, हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट को टैकल कर लिया, विच वॉज यू नो द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड द डोमेस्टिक टेरिटरी कंसेप्ट, ठीक है। तो यानी कि एक बात याद रखना, आप अगर किसी भी पर्सन को रेसिडेंट बोल रहे हो, बोलो 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 शौक से, बट दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। पहला, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाइक होना चाहिए, प्लस वो उस कंट्री में रिसाइड भी कर रहा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब आप उसको रेसिडेंट बोलोगे, है ना। एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, एक मिनट रुक जाओ, समझो, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो यार। रोशनी क्या बोल रही है? एक इंडियन सिटीजन वर्क कर रहा है इंडियन एम्बेसी में, फिर वर्क इन सिंगापुर, मतलब ये एम्बेसी इन सिंगापुर है क्या? रोशनी ये एम्बेसी सिंगापुर में है क्या? हाँ, तो रोशनी का क्वेश्चन क्या हो गया, समझना समझना, ये इंडियन सिटीजन है, पहला बात, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, ये इंडियन सिटीजन है और ये इंडियन एम्बेसी में भी काम कर रहा है, बढ़िया जी, ये इंडियन एम्बेसी में भी काम कर रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है। अच्छा, ये एम्बेसी कहां पे है जी? ये एम्बेसी जो है वो सिंगापुर में है। अभी बुद्धि लगाना, तो रोशनी एंड माई अदर फ्रेंड्स, ये जो है इसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि समझना, ये इंडिया की तरफ से वहां गया है ना, इसका पैसा इंडिया से आ रहा है, और जिस टेरिटरी में ये लोकेटेड है वो भी इंडियन टेरिटरी ही है, वो टेरिटरी भी इंडियन टेरिटरी ही है, एम्बेसी, एंड देयरफॉर ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही और शी इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हम लोग कंसिडर करेंगे, है ना, ठीक है जी। अभी आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे बिफोर वी वाइंड अप टुडेज क्लास, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे बिफोर वी वाइंड अप टुडेज क्लास। जी बोलो सर, बोलो जी, बोलो 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 बोलो, बोलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुन लेना ध्यान से, सुन लेना ध्यान से, ये रहा, एक कंसेप्ट होता है गाइस, सुन लेना ध्यान से एकदम एवरीवन, एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। सुन लो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। समझना, अभी मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं, इसके बदले में मेरे को कुछ फीस मिलेगा, ओके, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं, इसके बदले में मेरे को कुछ फीस मिलेगा, दैट इज फैक्टर इनकम। जब आप किसी को कुछ दो और बदले में पैसे लो, वो जूते दो पैसे लो वाला बात है। आप किसी को मोबाइल फोन दिए, बदले में उसे उसने आपको पैसा दिया, दैट इज ऑल्सो फैक्टर इनकम, क्योंकि यहां पर टू साइडेड अफेयर है, बाइलैटरल पेमेंट है, दो तरफा प्यार है, ये दो तरफा प्यार है, बाइलैटरल पेमेंट। तो ये हो गया फैक्टर इनकम, जब कोई किसी के लिए गुड्स या सर्विस का प्रोविजन किया और बदले में उसे पेमेंट मिला, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। पर ट्रांसफर इनकम एक तरफा प्यार होता है, यूनिलैटरल पेमेंट है ये, इसमें क्या होता है, एक तरफ से बात होता है, मतलब समझो,
एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, वो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद तो वो कोई सर्विस नहीं कर रहा, पर गवर्नमेंट उसको पेंशन देते रहेगा, दैट पेंशन इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ सर्विस या गुड प्रोवाइड करे और तब इनकम हो, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, टू साइडेड अफेयर। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ सर्विस ना दे और उसके बाद भी पैसा मिले, दैट माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। याद रखिएगा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम लोग खाली फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं, जहां गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज के बदले पैसा आ रहा है। बैठे बैठे कहीं पर पैसा आ रहा है तो भले ही वो किसी का इनकम हो, बट वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। एम आई क्रिस्टल क्लियर दोस्तों? एम आई क्रिस्टल क्लियर दोस्तों? कम ऑन यार, यो और नो इन द चैट, कम ऑन। फैक्टर इनकम मतलब टू साइडेड अफेयर, आप मेरे लिए कुछ करो हम आपको पेमेंट करेंगे। ट्रांसफर इनकम का मतलब वन साइडेड अफेयर, आप मेरे लिए कुछ कर दो बट हम पेमेंट तो नहीं करेंगे, या आप मेरे को पेमेंट दो हम आपके लिए कुछ करेंगे नहीं। सर समझ में आ गया? पेमेंट रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर फैक्टर सर्विसेज, इट कुड बी एनीथिंग। आप किसी को लैंड दिए तो वो आपको रेंट दिया, कुछ भी यू हैव डन समथिंग फॉर द अदर पर्सन यार। ओह, और यहां पर आप सामने वाले को कुछ नहीं दिए फिर भी आपको इनकम मिल रहा है, ये सब पेंशन गिफ्ट ये सब केसेस में, ये सब केसेस में। ओह सर, लॉजिक तो क्लियर है। माय डियर फ्रेंड, अब आपको एक छोटा सा बात बताने वाले हैं, सुनो सर। क्या आपको मैं बता दूं कि ये जो नेशनल इनकम था, मैंने आपको बोला था ये 3 चैप्टर का सम है। एक है एग्रीगेट्स, एक है सर्कुलर फ्लो, और एक है मेजरमेंट। तो आपको बता देते हैं 3 चैप्टर में से एग्रीगेट वाला चैप्टर को एकदम ब्यूटीफुली खत्म कर दिए हैं हम लोग। सर्कुलर फ्लो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 से 2 क्लास लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीगेट्स इज ओवर, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में विल फोकस ऑन सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो इज नॉट अ बिग टॉपिक, हो सकता है एक ही क्लास के अंदर खत्म हो जाए। सर्कुलर फ्लो इज नॉट अ ह्यूज टॉपिक। सो गाइज, आई होप इट्स क्लियर। आप लोग का होमवर्क क्या है? होमवर्क है टू मेक नोट्स ऑन फैक्टर इनकम, ऑन ट्रांसफर इनकम, ऑन फैक्टर इनकम, ऑन ट्रांसफर इनकम, and then on the concept of territory, on the concept of GDP as a welfare, कि why GDP cannot be used as a welfare, limitations of GDP as a welfare, जहां पे अपने डेन पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, एक्सटर्नैलिटीज, और एन में था नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, प्लीज मेक नोट ऑफ द सेम गाइज, प्लीज मेक नोट। दैट्स इट फॉर द डे गाइज, गुड बाय एवरीवन, टाटा।